नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो भी नियुक्तियां होती रही हैं, वो उन पे आरोप लगते रहे हैं कि इन नियुक्तियों में जो मानदंड है उनको नहीं अपनाया जा रहा, चाहे यूजीसी के मापदंड हैं, चाहे उन नियुक्तियों को वीसी अपने स्तर पर करते रहे। ये क्योंकि ईसी की शक्तियां वीसी प्रयोग करते रहे 5 साल तक। कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट ने 3 नियुक्तियों को रद्द कर दिया। इस बिना पे रद्द किया कि 2019 से 23 के बीच में ये नियुक्तियां हुई हैं और उस दौरान नियुक्तियां करने की जो शक्तियां थी ईसी को थी, कार्यकारी परिषद को थी, लेकिन ईसी ने अपनी शक्तियां दे रखी थी कुलपति को, जबकि कानूनन ये शक्तियां आगे ट्रांसफर नहीं की जा सकती। उसके कारण ये नियुक्तियां रद्द हो गई। अब संशय ये बन गया है कि लगभग 250 शिक्षक और 400 गैर शिक्षक नियुक्त हुए थे इस अवधि में। क्या वो नियुक्तियां भी वीसी ने अपने स्तर पे की हैं इसी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए? इस दौरान 2 वीसी रहे हैं, डॉक्टर सिकंदर कुमार रहे हैं, लंबे समय तक वही रहे हैं 2018 से लेकर 2022 तक। फिर उसके बाद भाजपा के टिकट पे वो राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए हैं। उसके बाद एसपी बंसल रहे हैं और वो कार्यवाहक तौर पे आज भी वीसी हैं, जबकि वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी हैं। ये जो नियुक्तियां हैं, संदेश चल पड़ा है और एसएफआई ने घोषणा की है। एसएफआई ने इस लड़ाई को बड़े लंबे समय से लड़ा है। आरटीआई ली उन्होंने 13,000 पेज की, उसके आधार पे लड़ाई लड़ी। अब एसएफआई कह रही है कि हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के जजों की एक आयोग गठित किया जाए, जजों का, और इसकी जांच की जाए निष्पक्ष तरीके से। और वहीं एसएफआई ने इस मामले में जनहित याचिका दायर करने का भी मन बना लिया है। तो क्या इतने सारे जो जो शिक्षक और गैर शिक्षक नियुक्त हुए हैं, क्या उनको अब घरों को लौटना पड़ेगा? आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस के पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के। उमेश दत्त जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के। दिनीत दंटा जी हैं, एसएफआई के प्रदेश के सचिव हैं और इस मामले को लंबे समय से वही लड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं दंटा जी के पास जाऊंगा कि ये मामला दंटा जी है क्या, और बार बार विश्वविद्यालय पे उंगलियां जो उठ रही हैं, अब तो कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उससे स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है, कुछ ना कुछ। जी दंटा जी, विस्तार से बताइए। नमस्कार सर। सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमें इस चर्चा के अंदर बुलाया। अब आपने जैसा कहा कि दाल में कुछ काला है, ये दाल में काला नहीं, ये दाल ही काली है। तो प्रोफेसर जी। सिकंदर कुमार जब से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर नियुक्त हुए, हम जानते हैं कि वो भाजपा के नेता थे। भाजपा के नेता के तौर पे ही बाद में राज्यसभा के सांसद भी बने। उन्होंने अपने कार्यकाल में जितनी भी नियुक्तियां की है, वो शिक्षक हो, गैर शिक्षक भर्तियां हो, वो सारी भर्तियां हम पहले से उसको संदेह के घेरे में रखे। हमारा मानना था कि ये भर्तियां एक पर्टिकुलर विचार के लोगों की जा रही है, एक आरएसएस, भाजपा और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है, उन लोगों को तरजीह दी जा रही है और उन लोगों की जो भर्तियां इसके अंदर कराई जा रही है। हम लोगों ने 2021 के अंदर एक आरटीआई लगाई थी और 2022 के अंदर 9 महीने बाद लगभग उसका जवाब हमें मिला और 13,500 पन्नों की वो आरटीआई, उसकी स्क्रूटनी 154 जो शिक्षक नियुक्त हुए उनके ऊपर हमने आरटीआई लगाई थी। उसकी जब हमने छानबीन की तो छानबीन से पता चला कि लगभग 80% से ज्यादा जो प्रोफेसर है, या तो उन्होंने फर्जी शोध पत्र अपने जमा किए हैं, अपना फर्जी एक्सपीरियंस जमा किया है, या तो उनका जो तजुर्बा, वो जो एलिजिबल पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नहीं थे। और उसके बाद हमारी जो मांग थी, हम लंबे टाइम से इस लड़ाई को लड़ रहे थे और हमारी बात पे जो मोहर लगाई है वो लगाई है अभी माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है। उच्च न्यायालय ने साफ तौर पे इसके अंदर बता दिया कि वीसी ने जिन पावर का इस्तेमाल इन अपॉइंटमेंट्स के लिए किया है, वो पावर वीसी के पास नहीं है। ईसी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो कार्यकारी परिषद है, उसने 21 नवंबर 2020 की मीटिंग के अंदर ये सारी की सारी पावर डेलीगेट की वाइस चांसलर डॉक्टर सिकंदर कुमार को। तो सिकंदर कुमार उस पावर को उसको चलाने, उस नियुक्तियों को करने के लिए जो है वो वीसी के पास उस तरह की कोई पावर्स नहीं थी। हमने ये बात पहले से कही थी कि दाल में कुछ काला है और ये सारी की सारी भर्तियां सरकार के इशारे पे, उस वक्त की जो भाजपा सरकार थी उसके इशारे पे सारी की सारी भर्तियां हुई और भाजपा के चहेते लोगों को, भाजपा के विचार के लोगों को ही इसके अंदर भर्ती किया गया। गैर शिक्षक जो कर्मचारी है आउटसोर्स पे जो रखे गए, उनकी भर्तियों के मामले में भी ये सारी चीजें हुई है। और उसके साथ साथ उस वक्त की जो विपक्ष में जो पार्टी थी, कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के अभी जो उप मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष उस वक्त थे, उन्होंने इस बात को विधानसभा के पटल पर भी कहा था और मीडिया के अंदर भी बात कही थी कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता के अंदर आएगी तो इन भर्तियों की जांच करवाई जाएगी। अभी के जो पीडब्ल्यू मिनिस्टर है विक्रमादित्य सिंह जी, उन्होंने भी ये बात कही थी कि भर्तियां जो है गलत तरीके से हो रही है, हम जब आएंगे सत्ता के अंदर तो इसकी जांच करवाएंगे। जब से कांग्रेस सत्ता के अंदर आई है, लगातार एसएफआई ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय शिक्षा मंत्री हो, लगातार हम उनसे मिले हैं। हमने ये मांग की है कि आप इन भर्तियों की जांच करवाइए। ये भर्तियां सरासर जो है गलत तरीके से की गई है और आप तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि ये मामला सिर्फ किसी सरकारी कर्मचारी को भर्ती करने का मामला नहीं है। एक शिक्षक जब भर्ती होता है तो आने वाली जनरेशन को तैयार करता है। वो तैयार करता है हिमाचल प्रदेश या किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर जो शिक्षक भर्ती होता है, वो शिक्षक भर्ती होता है कि वो आने वाले टाइम के अंदर रिसर्च करेगा और उस रिसर्च के माध्यम से आने वाली जो नीतियां सरकार बनाएगी प्रदेश की, इस केंद्र की, उन नीतियों के अंदर उसके रिसर्च को इस्तेमाल करेगी। और ये लोग क्या भर्तियां, क्या रिसर्च करेंगे जो लोग खुद ही फर्जी तरीके से विश्वविद्यालय के अंदर भर्ती हुए हैं। और एक शिक्षा का जो भगवाकरण जब से मोदी सरकार सत्ता के अंदर 2014 से आई है, तब से पूरे देश के अंदर जो हो रहा है उसी का उदाहरण ये है। किताबें बदली जा रही है, सिलेबस बदला जा रहा है, अपने लोगों को डायरेक्ट तौर पे, जो लोग एलिजिबल नहीं, उन लोगों को भर्ती किया जा रहा है, उन लोगों को प्रोफेसर और शिक्षकों की नियुक्ति दी जा रही है। और हमारी मांग है, जो हम आपने भी कहा कि हमने पिछले कल प्रेस वार्ता भी इसको लेकर की थी और हमने मांग की है कि उच्च न्यायालय के जो सिटिंग जज है, उनकी अध्यक्षता में कमेटी या एक आयोग बनाया जाए, इसकी जांच की जाए। और इस जांच के क्योंकि हमारा जो आरोप था तो सही सिद्ध हो रहा है, हाईकोर्ट ने 3 भर्तियां तो रद्द कर दी है और इसके अलावा जितनी बाकी भर्तियां उनकी भी सारी संदेह के घेरे हैं और इसकी जांच निश्चित तौर पे की जानी चाहिए। जी, तो आपको ये, अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है, आयोग गठित नहीं करती है, तो क्या आप उच्च न्यायालय में, आपने कहा है कि कल वार्ता में भी कहा था कि जनहित याचिका दायर करेंगे, तो उसके लिए क्या सहयोग आपको मिल रहा है और लोगों का भी? सर देखिए, हमारी जो मांग है कि हम सरकार से उम्मीद करते हैं, प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है, हम उस लंबे टाइम से मांग कर रहे हैं कि इन भर्तियों की जांच करवाई जानी चाहिए, पर सरकार ने अभी तक की नहीं है। इसलिए हम क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि एक ऐसा आयोग बनाया जाए या उच्च न्यायालय जो है डायरेक्ट करे प्रदेश सरकार को, या प्रदेश के जो हमारी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है, माननीय राज्यपाल महोदय, वो डायरेक्ट करे प्रदेश की सरकार को कि इसकी जांच की जाए। और अन्यथा जो है प्रदेश, हम सड़कों पे इस आंदोलन को आज से नहीं लड़ रहे हैं, जब से ये भर्तियां हो रही है, कोविड के टाइम में ये भर्तियां हुई, कोरोना काल के अंदर ये भर्तियां हुई, आपदा को अवसर जो है डॉक्टर सिकंदर कुमार ने बनाया। और हम ये मांगते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर छात्रों को लामबंद करते हैं, क्योंकि हमारा साफ तौर पे मानना है कि ये सिर्फ केवल छात्रों का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा प्रदेश की जनता का है। ये हर उस आदमी का मुद्दा है जो अपने बच्चों को पढ़ाता है और ये सपना देखता है कि उसका बच्चा कल को जाके कॉलेज या विश्वविद्यालय के अंदर जाके प्रोफेसर बनेगा। उसकी कई पीढ़ियों का संघर्ष उसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए रहा होता है। तो हमारा साफ तौर पे ये मानना है कि अगर ये सरकार इसकी जांच नहीं करवाती है तो आने वाले दिनों के अंदर हम कोर्ट का दरवाजा तो निश्चित तौर पे खटखटाएंगे ही, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। परंतु आने वाले दिनों के अंदर हम प्रदेश के छात्रों को, प्रदेश की जनता को लामबंद करते हुए एक बड़ा आंदोलन इसके खिलाफ जो है प्रदेश के अंदर करेगा। जी, सांख्यान जी जुड़े हैं हमारे साथ। सांख्यान जी, आपकी सरकार ने वायदा किया था, इनका कहना था कि इन भर्तियों की जांच की जाए। विधानसभा के अंदर भी मुद्दा गूंजता था, लेकिन आपकी सरकार सत्ता में आते ही भूल गई। और साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी का भी, वहाँ के चंद्रशेखर जी, आप विधायक हैं, बड़ा मुद्दा उठाते थे, अब वो भी भूल गए कहीं ना कहीं। और आप 1.5 साल में स्थायी वीसी नहीं लगा पाए हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। और एसपी बंसल जी, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी हैं, वही कार्यवाहक के तौर पे निरंतर चल रहे हैं। तो कमियां तो आपकी सरकार में दिखी हैं, और इतना बड़ा जो लैप्स है भर्तियों के बीच, वो हाई कोर्ट ने तो उजागर कर दिया। और लड़ाई एसएफआई लड़ रही है, तो मुख्य विपक्षी दल तो पिछली बार आप थे और अब आप सत्ता में। जी सांख्यन जी। जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं इस सारे मुद्दे की पृष्ठभूमि पे जाना चाहूंगा। आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है और मैंने कल एसएफआई के जो कार्यकर्ता, जो मेरे साथी बोल रहे हैं, मैंने उनका भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना और मैं इनको बधाई भी देता हूं कि जो इनके पक्ष में जो उच्च न्यायालय का फैसला आया है, इसके लिए ये इनको शुभकामनाएं और बधाई। और इन्होंने एक लंबा संघर्ष लड़ा भी है, इसके लिए कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। लेकिन मैं 91 में जब शांता कुमार जी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर थी, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आज वो बड़े पदों पे बैठे हैं वो लोग, कोई दिल्ली के अंदर है, कोई हिमाचल विश्वविद्यालय के अंदर है, कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर है। 3 नियुक्तियां तब करी थी, तब एनएसयूआई ने भी, एसएफआई ने भी तब बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाया था। और जो 3 नियुक्तियां करी गई थी, तब से लेके उसके बाद जो विश्वविद्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकारें बनी है, तो इन्होंने जो नियुक्तियां यहाँ पे की हैं, ये तो हमेशा ये देखते रहे कि आरएसएस के लोग हैं या विद्यार्थी परिषद के लोग हैं।
और उसका वो जो आज परिणाम सामने आया है, जो नियुक्तियों के अंदर, जो अपॉइंटमेंट्स के अंदर जो धांधली हुई है, वो आज सारा के सारा आरटीआई के माध्यम से पता चल रहा है। और जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है उसके अनुसार जो चीजें जो है साफ पता लगती हैं। आज 600 के आसपास जो नियुक्तियां हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर रही हैं। और मैं आपको बता देता हूं, देखिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का मैं भी छात्र रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ के स्टूडेंट रहे और अग्नोत्री जी भी यहाँ के रहे और चंद्रशेखर जी माननीय विधायक जो धर्मपुर है वो भी यहाँ के छात्र रहे हैं और सबने विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया है। तो नेचुरली मेरे को लगता है इसके ऊपर जो है कोई ना कोई कार्रवाई अवश्य होके रहेगी। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि जो वाइस चांसलर का विषय आपने उठाया उसको लेके अभी कोई 15-20 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी है जो हमारे गवर्नर हैं वहां महामहिम गवर्नर जी से मिले भी थे इस विषय को लेके और जो वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेके वो एक बातचीत उनके अंदर तय हुई है। मुझे नहीं पता कि क्या बात तय हुई है, लेकिन वहां पे एक स्थायी वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी वचनबद्ध है। और आज भी मैं आपको बता देता हूँ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर जितने भी सदस्य हैं, मैं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं या पिछली बार किसी या इंडिपेंडेंट भी थे, लेकिन लक्षण तो इंडिपेंडेंट नहीं रहे। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वहां पे इस विश्वविद्यालय ने बहुत से राजनेता यहाँ से दिए हैं, बहुत से सिविल सर्वेंट यहाँ से दिए हैं और बहुत से यहाँ पे जो है अच्छे एक प्रोफेसर और एक शिक्षाविद यहाँ इस विश्वविद्यालय ने दिए हैं। और जिस तरह से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की बात कर ले चाहे आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें, जिस तरह से सेफ्रोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन फैकल्टी ये जिस दिन से हुआ है तो ये बड़ा सवाल है और मैं नहीं समझता कि इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था जो थी वो सुदृढ़ हो पाएगी। पहले तो एनसीईआरटी की बुक्स को लेके और जिस तरह से ऊपर से सिलेबस चेंज किए गए, जो रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिलेबस किया गया वो सारा के सारा सवालों के घेरे में है। हमारा इन नियुक्तियों में मापदंड जो थे मानदंड थे अपनाए नहीं गए, वो हमारा मुद्दा है संदीप जी। और बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सब आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो हाई कोर्ट का निर्णय आ जाता है तब शायद आपकी सरकार जागे, लेकिन लगता नहीं क्योंकि अब 650 के करीब लोग वहां नियुक्त हो चुके हैं। अब उनको हटाने का जोखिम आपकी सरकार मुझे नहीं लगता लेगी जी। नहीं, इसके लिए कोई ना कोई मापदंड तो सरकार तय करेगी और सरकार को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। बेशक मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर सरकार ने वहां पे की है तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस तरह की कोई भी भ्रष्टाचार है उसके शरेआम खिलाफ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुझे इस चीज का विश्वास है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये बात विधानसभा तक उठी है और विधानसभा जो सदन है वो हिमाचल प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है तो उसके अंदर हुई है और उस चीज को डिटो जो है अभी जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है उसके अंदर ये चीजें सामने आई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं भी अनुरोध करूंगा और मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इसके ऊपर कोई बड़ा सॉफ्ट रुख अपनाएंगे। ये ठीक है कि इसके लिए फैसला लेने में थोड़ी देरी हुई है, कई राजनीतिक कारण भी होते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी होते हैं, बहुत सी चीजें इसके अंदर होती हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई बड़ी सॉफ्ट नीति जो है प्रदेश सरकार की रहेगी। मैं ये कहता हूं कि जो यूजीसी के नॉर्म्स है, जो पैरामीटर्स यूजीसी के थे या जो नेट क्वालिफाई करने की बात थी और जिस तरह से ये नियुक्तियां की गई हैं, चाहे टीचिंग स्टाफ थे चाहे नॉन टीचिंग थे और उसके अंदर हुआ है और जो सारी डिटेल मैंने मीडिया के माध्यम से देखी है और जो इन्होंने कल एसएफआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई है बात, तो लगता है कि जो सामने तथ्य आए हैं तो वाकई में यहाँ पे एक बहुत बड़ी धांधली है। और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, ये आरटीआई हमने भी लेके रखी है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की, मैं आपको ये दिखा रहा हूं और इसके अंदर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो 5000 के ऊपर 5000 के अंदर पंजाब के अंदर या कोई मलाई यूनिवर्सिटी है, कोई रामगढ़िया कॉलेज है जहां पे वहां से डिग्रियां लेके आए हैं और वहां का जो एक्सपीरियंस लेके आए हैं टीचिंग का और उन लोगों को वहां पे रिक्रूट किया। और अब देखिए एक चीज और मैं बता देता हूं, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने आप में एक विरोधाभास पैदा हो गया है। वहां पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कह रही है कि ये हमारा मैटर ऑफ राइट है, उधर से जो संघ के लोग हैं वो अपने लिए कहते हैं। अब ये तो ठाकुर जी जयराम जी वो जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं उनको क्लियर करना चाहिए कि जिस दिन से आपने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बनाई थी किस बिहाफ पे आपने वहां पे नियुक्तियां की थी, कौन कौन से पैरामीटर। मैं तो यहां तक कहूंगा डॉक्टर साहब, इसके अंदर पैसों का भी बड़ा लेन देन हुआ है और जो ट्रांजेक्शन हुई है पैसों के, जो फंड यहाँ जनरेट किए गए थे है ना, उसके भी एविडेंसेस सामने आ रहे हैं।
तो मैं कहता हूं जो ये घोटाले हुए हैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने चाहिए हिमाचल प्रदेश की किसी भी सरकार को। और मैं गुजारिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जो विक्रमादित्य सिंह जी से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और माननीय चंद्रशेखर जी से, कि अगर इसके अंदर जो भी है वो दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो साफ होना चाहिए। जी, उमेश जी जुड़े हैं हमारे साथ। उमेश जी, डॉक्टर सिकंदर कुमार 2018 में बीसी बनाए जाते हैं और 19 से वो नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ठीक है, फैसला आ जाता है, 2020 में पावर मिल जाती है स्पेशल, उसके बाद धड़ाधड़ नियुक्तियां होती हैं और उनके कार्यकाल में भी 200 से अधिक शिक्षक यूनिवर्सिटी में नियुक्त हुए हैं और गैर शिक्षक तो बहुत ज्यादा नियुक्त हुए हैं। और अब कोर्ट का ने जो इंगित किया है, इसमें जो मामला निकाला है, उसके बाद तो ये सारी नियुक्तियां कहीं ना कहीं जांच की जद में आ गई हैं और एसएफआई को आरटीआई लेने के लिए 9 माह लग जाते हैं पिछली भाजपा सरकार में। ये कहीं ना कहीं बड़ा भर्ती घोटाला ना बन जाए कहीं हिमाचल का ये। जी उमेश जी। देखिए, एक तो दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं बड़ा लंबा समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ, लेकिन उनके अपने लीडर्स हैं, उनको आप बुलाते तो वो अपना पक्ष रखते। और दूसरा बात ये कि माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के निर्णय के ऊपर भी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से उनका निर्णय आया है, तो बहुत सी चीजें वहां देखी गई होंगी। जो विषय आपने डॉक्टर सिकंदर जी का रखा या डॉक्टर प्रोफेसर बंसल जी का रखा, वास्तव में तो शिक्षा जगत को शिक्षकों की नियुक्ति और गैर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्वागत करना चाहिए। और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी लगातार इन चीजों की मांग करती रही है कि शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। जब हम छात्र संगठन में काम करते थे तो लगातार हम इस चीज के ऊपर फोकस थे कि शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। रिजल्ट्स लेट आते हैं, बहुत से काम लोगों के नहीं होते हैं, इसलिए गैर शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। और प्रोफेसर सिकंदर जी ने बहुत बढ़िया किया है कि बहुत सी नियुक्तियां जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को एम्पावर करने के लिए, उसको सुदृढ़ करने के लिए डॉक्टर सिकंदर जी ने करी है और प्रोफेसर एसपी बंसल जी जो है वो उसी चीज को कर रहे हैं। जो हमारे छात्र संगठन से जो लोग जुड़े हैं, कांग्रेस से जो लोग जुड़े हैं, वो शिक्षा के भगवाकरण और इस तरह की बातें कर रहे थे। तो 1947 के बाद जिन लोगों ने इस देश के छात्रों के साथ अन्याय किया, लगातार जो किताबें लिखी और जिस तरह से दूषित किया पूरे इतिहास को, जो एक जगह लिखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस में 300 रामायणा के ऊपर लिखते हैं कि किस तरह की बातें वो भगवान राम और सीता के बारे में लिखते हैं। वामपंथियों ने जो शिक्षा को दूषित किया है उसको ठीक करने का काम और ठीक से इतिहास जो इस देश में रहा है उसको लिखने का काम अगर हो रहा है तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। रही बात विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की पावर्स को लेकर, तो मुझे लगता है कि इन चीजों को आरटीआई के साथ साथ जो विश्वविद्यालय का ऑर्डिनेंस है, एक्ट है, उसको भी पढ़ लेना चाहिए। उसका 41 नंबर पेज जो है उसमें लिखा है पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पावर 41वें नंबर पेज में शुरू होती है और 43 नंबर पेज के उसमें 14th पॉइंट में लिखा है, मैं जो पढ़ के भी सुना दूं अगर आपको, तो आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। टू डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर टू द वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और सच अदर ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी और टू बी पर्सन अपॉइंटेड। तो जो पावर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को या कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा ऑफिसर जो नियुक्त किया गया है उसको वो अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है। मैटर स्टडी करने का है, बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ही ऑथराइज किया है कि वो अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। और 169, मैं गलत हो सकता हूँ, एसएफआई के मित्र मेरी करेक्शन कर सकते हैं कि 169 मेरी बात सुन लीजिए डॉक्टर साहब, 169 शिक्षकों की नियुक्ति, 169 शिक्षकों की नियुक्ति और साथ में नॉन टीचिंग की नियुक्ति, इससे विश्वविद्यालय को पावर मिली है। विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए ये नियुक्तियां की गई है। निर्णय जो हाईकोर्ट का आया उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करता हूं, उसके कई पक्ष हो सकते हैं। जिन लोगों की नियुक्तियां रद्द हुई हैं वो हो सकता है कि उससे ऊंचे न्यायालय में जाएं, सर्वोच्च न्यायालय में जाएं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि सारी नियुक्तियां जो है वो यूजीसी के नॉर्म से होती हैं, यूजीसी के
जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करके होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसा हुआ है। और कुछ लोगों का तो ये काम है कि अभी आरटीआई ली है, अभी 5 साल के बाद आरटीआई लेंगे या नहीं लेंगे। 2012 से लेकर 17 की सरकार में जो नियुक्तियां हुई उनकी आरटीआई क्यों नहीं ली, और अब जो मान लिया जो अभी सरकार आई है इसकी क्यों नहीं आरटीआई ले रहे हैं। तो ये सारे पक्ष हैं, लेकिन वास्तव में डॉक्टर सिकंदर और डॉक्टर बंसल ने विश्वविद्यालय को मजबूत करने के लिए ये नियुक्तियां की हैं। तो इसका तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये बेसिकली टिप्पणी आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपसे हो गई, क्योंकि हाई कोर्ट में पार्टी थी विश्वविद्यालय और सरकार, हिमाचल सरकार। विश्वविद्यालय ने ये पक्ष रखे होंगे, अभी बंसल साहब इसी हैं, तो वो तब हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस क्यों नहीं देखा? आप कहीं ना कहीं बात तो है, क्योंकि गिरा की होगी वकीलों ने, सब कुछ किया होगा, हाईकोर्ट ने ऐसे निर्णय तो नहीं सुना दिया होगा उमेश जी। और दूसरी बात, 9 माह तक आप आरटीआई नहीं देते हैं। विश्वविद्यालय जो थी आपकी सरकार थी उस समय, 9 माह तक आरटीआई का जवाब ही नहीं दिया जाता, टाला जाता है। 13,000 पेजों की आरटीआई तैयार करने में कितना टाइम लगेगा? 13,000 पेज, 13,000 जो ये बता रहे हैं कि 13,000 पेज, 13,500, उसको कितना टाइम लगेगा उसको प्रिपेयर करने में? इस विश्वविद्यालय के रिजल्ट्स कैसे आते थे ये मालूम है? इसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मुकर गया था आरटीआई देने के लिए। हम लोगों ने ऊपर जाके आयोग में अपील की, वहां से हमें आरटीआई मिली। पहली बात सर, मैं 2 बातें इसके अंदर कहना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत देंगे। में 30 दिन में आरटीआई दी जाती है, ठीक है, उसके बाद अपील है, लेकिन अपीलों में भी 9 माह नहीं लगते। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। जी बोलिए सर। हमारे भाजपा के जो मित्र हैं, इन्होंने बड़ी मैनिपुलेट करके चीजों को रखा कि इसका कोर्ट के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते। मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूँ, यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस हमें पढ़ के सुनाया, बहुत अच्छी बात है। पर भाजपा के लोग ऑर्डिनेंस या कुछ भी पढ़ेंगे अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जैसा उनको सही बैठता है। जो पावर डेलीगेट करने की बात ये कर रहे हैं, तो हमारा जो एचपी यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है, उस एक्ट के अंदर ये भी वो एक्ट बोलता है कि जो पावर डेलीगेट की जाएगी, उस पावर के अंदर कहीं भी अपॉइंटमेंट की पावर जो है वीसी को नहीं मिल सकती है। अगर कोई भी इमरजेंसी पावर वीसी जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, तो 60 दिन के अंदर ईसी की मीटिंग में उसका रिव्यू करना पड़ेगा। पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी पावर जो है वो वीसी को नहीं मिल सकती है, और ना ही कोई भी जो अपॉइंटमेंट किसी भी ऑफिसर की यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है उसको वीसी कैंसिल नहीं कर सकते। हम ये मानते हैं कि पढ़ना जरूरी है, पर पढ़ के जो है पूरी बातें पढ़ना पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसको भी जरूर पढ़ना चाहिए। नहीं, उमेश जी की कोई बड़ी तैयारी नहीं है इस विषय पे, ये तो पार्टी की तरफ से, क्योंकि इनकी सरकार रही है। ये ऑर्डिनेंस पढ़ा रहे हैं सर, ऑर्डिनेंस से ही पढ़ा रहे हैं, तो ऑर्डिनेंस पूरा पढ़ना पड़ेगा ना सर। जब भी कोई नियुक्ति होती है वो स्पेशल पावर में हो, लेकिन बाद में वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको पास करती है, ये आप ही कह रहे हैं। वीसी को अपॉइंटमेंट करने की कोई भी पावर नहीं है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो ऑर्डिनेंस में लिखा है विश्वविद्यालय के, ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो एक्ट है 1970 में उसका सेक्शन बोलना है कि इस तरह की कोई पावर अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट को कैंसिल करने की कोई पावर वीसी के पास नहीं है। अगर ऐसा होता तो हाई कोर्ट ऐसा निर्णय ना देता। नहीं सर, हाई कोर्ट का निर्णय पढ़ना, मैं हाई कोर्ट की टिप्पणी बता रहा हूं। ये कह रहा हूं, हाई कोर्ट की टिप्पणी है सर, ये ऊपर निर्णय के ऊपर कोई मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं उसके ऊपर हाई कोर्ट के निर्णय को अगर पढ़ लूंगा तब भी मैं टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूँ हाई कोर्ट के निर्णय पर। वो हाई कोर्ट के अंदर ही अधिकार नहीं है सर। हम आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने हाई कोर्ट ने कैंसिल की है, उसका आधार ये है। कुमार को तोहफा भी मिला, राज्यसभा की सीट मिल गई उनको इतनी नियुक्तियां करके। और अरे सर, मेरी बात थोड़ी सी रह गई, मैं अगर आप इजाजत देंगे तो मैं 2 मिनट की बात करूंगा। कितने वाइस चांसलर राज्यसभा में बने हैं, कितने वाइस चांसलर मंत्री बने हैं, इसकी अगर सूची निकालेंगे ना 1947 के बाद, बहुत से लोग होंगे। और शिक्षा जगत का अगर वाइस चांसलर राज्यसभा में जाता है तो वो बहुत बढ़िया बात है। और बहुत से लोग हैं, वामपंथी भी हैं, कांग्रेस के भी, अगर वो शिक्षाविद हैं और राज्यसभा में जाते हैं तो अच्छी बात है। चलिए दंटा जी करिए सर। अभी उमेश दत्ती ने जो कहा, इन्होंने कहा कि शिक्षा जगत में कोई भी नियुक्ति होती है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लंबे टाइम से एसएफआई भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर मांग करती रही है कि जितने भी टीचर्स वैकेंट पोस्ट है उसको भरा जाना चाहिए। नियुक्तियां होनी चाहिए प्रोफेसरों के स्वागत होगा, प्रोफेसर की नियुक्ति होगा, स्वागत होगा जो एलिजिबल लोग होंगे, स्वागत आरएसएस के प्रचारकों का नहीं होगा। एबीपी के कार्यकर्ता अगर प्रोफेसर बन जाएंगे उनका स्वागत हम नहीं करेंगे। और अगर सारे नियमों को दांव पे रख के भर्ती की जाएगी, हम उसका स्वागत कभी नहीं करेंगे, हम उसका विरोध करते हैं और आने वाले वक्त के अंदर भी विरोध करेंगे। टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। जब एसएफआई के दिलीप जी जब आप बैठते हैं तो साथ में ही वो बैठे होते हैं पढ़ाई करने के लिए। आप अभी रुकिए, वो दिख रहा है, हो रही है।
हमें सर हमें मानिए, सुनिए, किसी भी व्यक्ति का कोई भी राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है सर। आप मेरी बात सुनिए, दत्त जी मेरी बात सुनिए, आपने बोला मैंने बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात सुनिए प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनिए, कार्यकर्ता भी ठीक है, मेरी बात सुनिए सर, बात तो सुन लीजिए प्लीज, बात सुन लीजिए। हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी आदमी का कोई भी राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, मुझे दिक्कत नहीं है, पर जो आदमी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर एसोसिएट असिस्टेंट बनेगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तो पूरा होना चाहिए। अभी 2 जो नियुक्तियां हाईकोर्ट ने कैंसिल की है, उसका आधार बोला कि वीसी के पास ये पावर नहीं थी। अब 196 नियुक्तियां इस तरह की हुई है, तो बाकी नियुक्तियां भी तो इलीगल है ना। और उसके अलावा जो हम बता रहे हैं फर्जी शोध पत्र देना, ये सारी चीजें वो उसके आरटीआई के अंदर हमारे पास पूरा भी हो रहा है। उसके अलावा हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता सर है, ये बोल रहे थे कि किसी भी तरह से भ्रष्टाचार को मुख्यमंत्री सहन नहीं करेंगे। कोई भी मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को सहन करने के लिए नहीं बनाया जाता है, और आपकी सरकार इसको सहन कर रही है, ये कड़वा सच है, पर आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सरकार को आए इतना टाइम हो गया है, आपने विश्वविद्यालय को तो पूरा इग्नोर कर रखा है, आप वाइस चांसलर तक नहीं दे पाए। आप चंद्रशेखर जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने पहली जब वो सरकार बनी थी उसके कुछ दिन बाद बोला था कि हम मंडी में जो भर्तियां हुई उसकी जांच करेंगे। कहाँ है जांच, आप बताइए हमें। हम लगातार हम बता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार मिलते रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री से हम लगातार इसको लेकर मिलते रहे हैं। कांग्रेस की सरकार सवालों के घेरे में, कांग्रेस की सरकार सर इसलिए सवालों के घेरे में है कि कांग्रेस की सरकार के जो नेता और मंत्री है, इनके भी कुछ, बहुत कम मैं बोल रहा हूँ, कोई 3-4 हो सकते हैं, पर इनके रिश्तेदार भी जो है उस विश्वविद्यालय के अंदर, इनके कोई घर के लोग उस विश्वविद्यालय के अंदर इन भर्तियों के अंदर शामिल। ये हमारा आरोप नहीं है, हम आपको बता सकते हैं कौन। जी सांख्यान जी, कांग्रेस के मुंह में भी दही जमा है क्योंकि उनके भी लोग नहीं सब ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे एसएफआई के साथी, क्रांतिकारी साथी जो बोल रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार जो है वो एसएफआई के बोलने पे काम नहीं करती। सरकार की जो प्रक्रिया है काम करने की, उसका विश्लेषण करने का उसका एक अपना तरीका है, और इस हिसाब से काम करती है कि वो ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल कोई प्रेशर ग्रुप आके कोई अपनी बात करे तो उसकी बात को मान लिया जाएगा। सरकार अपने ढंग से काम करेगी, और ऐसा नहीं है, ये सारे की सारी सरकार के संज्ञान में है, सरकार की नजर में है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के संज्ञान में है, चंद्रशेखर जी, विक्रमादित्य जी, हम सबके संज्ञान से हैं। हम भी वहीं से निकल के आए हैं, उसी प्रक्रिया से हम भी निकल के आए हैं। हमने भी खूब सड़कों पे आंदोलन किए हैं, और खूब हमने भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं काफी विषयों को लेके। ऐसा नहीं है, सरकार की एक अपना तरीका है काम करने का। आप धैर्य रखें, ये सारा के सारा जो है सरकार के संज्ञान में, और ठीक होगा। मैं थोड़ा सा अपने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि इसमें एचपीयू का जो हाई कोर्ट के बारे में जिस तरह से हाई कोर्ट ने इसके बारे में दिया है, तो उसका जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर एक सेक्शन 12C और 7A के आसपास जो है, उन चीजों को थोड़ा सा मद्देनजर रख लें। और जो ईसी की पावर्स की आप बात कर रहे हैं, वो ईसी की पावर जो है इस ऑर्डिनेंस के अधीन जो है नियुक्तियों के लिए नहीं आती हैं, और ये हाई कोर्ट के अंदर डिस्कस हुआ है। ये नहीं है कि आप जिस तरह से भी ऑर्डिनेंस को अपने तरीके से डिस्कस कर ले, लेकिन नहीं है, ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल गलत हुई हैं। और मैं थोड़ा सा, जो हमारे वाइस चांसलर साहब आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, मेरी बात का बुरा ना माने, कि उनको एक तो जब वाइस चांसलर आपने बनाया, उसे आपके ये एससी प्रदेश भाजपा एससी सेल के भी स्टेट के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद एससी मोर्चे का क्या हाल हुआ, उसके बाद एक इनकी दीप कमल नाम की पत्रिका आती है, तो उस पत्रिका के संपादक रहे, उसका क्या हाल हुआ। मेरा बोलने का कुल मिला के कि जिनके अपने क्रेडेंशियल ही डाउटफुल हैं, तो वो रिक्रूटमेंट कैसे कर पाएंगे ठीक से। और उसके बावजूद भी एक इनका केस और आया था कि शायद इनके किसी परिजन को यहाँ पे कोई एडमिशन देनी थी डॉक्टरेट में, पीएचडी के अंदर, वो भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पे लगा था, है ना। चलो जो भी था, मैं अब ये नहीं कहना चाहता हूँ। और जो बंसल साहब की बात आप कर रहे हैं, जब बंसल साहब की यहाँ पे नियुक्ति हुई थी, तो इसके बारे में ही एक बड़ी सुखवात विश्वविद्यालय के अंदर थी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, शांता जी की सरकार के समय में 3 नियुक्तियां ऐसी हुई थी जो हार्ड कोर मेंबर थे, और तब भी चीजों को दरकिनार किया गया था। तो मेरा बोलने का मतलब है, जो एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स को एकेडमिक की तरह से ही लेना चाहिए, कि उसके अंदर जिस तरह से रिसर्च होती है, ये ज्ञान बांटने की प्रक्रिया है, और ज्ञान बांटने के लिए हमारे जो चक्षु है वो ओपन रखने चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि इस तरह से आपको देखिए, आप मेरी बात सुन, आप मैं बता रहा हूँ, इस देश के अंदर कांग्रेस ने बहुत सी चीजें गढ़ी है, आरएसएस ने और आपके विद्यार्थी परिषद ने हमेशा डिवीजन की पॉलिटिक्स की है। ऐसा नहीं, आपने डिवीजन की पॉलिटिक्स की है।
अगर और आप भ्रष्टाचार के बारे में तो बताइए मत, भ्रष्टाचार के पीछे तो आपके अगर आप चीजों को सामने लाते तो ये चीज आज नहीं होती। आज जो इस देश के अंदर गढ़ा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि शिक्षा में जो पहले भी मैंने कहा कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्तियां होनी चाहिए, गैर शिक्षकों की नियुक्तियां होनी चाहिए और विश्वविद्यालय नए-नए खुलने चाहिए। चाहे वो मंडी में क्लस्टर विश्वविद्यालय बनाया, वो विश्वविद्यालय बनाने का काम ही ये था कि केवल एक विश्वविद्यालय से हिमाचल प्रदेश नहीं चल रहा है। केंद्र ने कांगड़ा में अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी है तो मंडी में अगर विश्वविद्यालय बनाया गया, वो भी विश्वविद्यालय बनने के बाद उसमें नियुक्तियां भी होनी चाहिए। तो नियुक्तियां होना, ये सारी चीजें जो है वो प्रक्रिया के माध्यम से होती हैं। और जो वाइस चांसलर की पावर्स के बारे में मैंने पहले ही आपको कहा है कि वो ऑर्डिनेंस में लिखा है, एक्ट में लिखा है, उसमें पावर्स की सारी बातें हुई हैं। वो सारे विषयों को वो विवादास्पद है कहीं ना कहीं, क्योंकि कोर्ट ने भी पूरा उस चीज को पढ़ा होगा, ऑर्डिनेंस भी पढ़ा होगा, एक्ट भी पढ़ा होगा, तभी कोर्ट ने निर्णय दिया। उमेश जी, उस पे हम कोर्ट के निर्णय के ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ आपको। कोर्ट का विषय एक अलग है, वो पढ़ने का विषय है। वो सारा जो जजमेंट है उसको पढ़कर ही सारा ध्यान में आएगा और वो कोर्ट ही एक ऐसा स्थान है कि जहां पर उसके बारे में कहा जा सकता है। लेकिन नियत में खोट नहीं है, नियत में कोई इस तरह का विषय नहीं है। वो सारे विषय जो है वो शिक्षा को के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ही किए गए हैं और बड़े पारदर्शी तरीके से किए गए हैं। उसकी सारी की सारी एक प्रोसेस है और उसके जो कानून है वो देश यूजीसी के द्वारा जो नियुक्ति होती है उन सारी चीजों से वो चलती है। देखिए, मेरा यही सुझाव है, अगर हम स्कूल और कॉलेज लेक्चरर की नियुक्ति करते हैं तो कमीशन का बहुत बड़े एक टेस्ट से निकलना पड़ता है। लेकिन विश्वविद्यालय जो मास्टर डिग्री भी कराएगी, एग्जाम कंडक्ट कराएगी, पीएचडी भी कराएगी, वहां पे शिक्षकों का चयन हम एक वीसी के ऊपर छोड़ देते हैं। और भाई भतीजावाद, मेरिट की इग्नोरेंस होती है, हर बार होती है। ये कोई पिछले 5 सालों में नहीं हुई है, ये सदा होती रही है। इस पे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, सारे पॉलिटिकल दलों के पदाधिकारी हैं, सब कुछ है। वीसी का तो जिक्र इन्होंने सिकंदर कुमार जी का कर ही दिया कि वो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी रहे हैं और उसके बाद उन्होंने इतने भारी भरकम नियुक्तियां की, सवाल उठते रहे, आरटीआई देने में आनाकानी होती रही कहीं ना कहीं। तो ये बड़ी जांच का विषय है और विधि विधान को बदलना पड़ेगा। इन नियुक्तियों को भी कमीशन के जरिए किया जाए तो ये आपत्तियां ही नहीं उठेंगी। जी दंटा जी, ये पूरी की पूरी भर्तियां संदेह के घेरे में है। इसकी जांच हम बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक आयोग बनना चाहिए, होनी चाहिए। आप देखिए, इससे लगातार फर्क जो है किस बात में पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय का शोध का जो स्तर है लगातार गिर रहा है, गिरेगा डेफिनेटली। जो लोग खुद एलिजिबल नहीं होंगे वो क्या शोध करवाएंगे, आप हमें बताइए। हमने बोला आपको थोड़ी देर पहले, मैं कह रहा था कि ये सवाल सिर्फ से इस बात का नहीं है कि एक सरकारी कर्मचारी को भर्ती किया गया या सरकारी अधिकारी को भर्ती किया गया। ये सवाल है कि बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा। हमारी पूरी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर किस तरह की राजनीति चलती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी आपकी ईसी के मेंबर से लेकर जितने भी आपके क्या नाम आपके अधिकारी है, डीएस बीएसडब्ल्यू, सारी वो सरकार के साथ बदलते रहते हैं। कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस के लोगों को बिठाया जाता है। अभी के जो अधिकारी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं वो बहुत सारी वरिष्ठ लोगों की जो योग्यता है उसको दरकिनार करके उनको बनाया गया है। भाजपा ने भी अपने टाइम में ऐसा किया और हमारा मानना साफ तौर पे ये है कि सिकंदर कुमार की जो राज्यसभा की सदस्यता वो भी जानी चाहिए। सिकंदर कुमार के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की जो है वो जांच की जानी चाहिए। हम इस बात को क्लियर तौर पे बोल रहे हैं। और चलिए चर्चा को विराम देते हैं, समय बहुत हो गया। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो पिछले 5-6 साल में भर्तियां हुई हैं, सारी संदेह के घेरे में आ गई हैं। भर्तियां बड़े पैमाने पे हुई हैं। सिकंदर कुमार जी जो वीसी थे, स्पेशल ईसी ने उनको पावर्स अपनी डेलीगेट कर दी थी कि वो भर्तियां करेंगे, नियुक्तियां करेंगे, और की भी गई। तब से ही उंगलियां उठती रही, लगातार उठती रही। एसएफआई ने आरटीआई से जानकारी मांगनी शुरू की, लेकिन 9 माह का वक्त लगा दिया उसको जानकारी देने में। फिर किसी मामले में की याचिका दायर होती है तो 3 नियुक्तियां रद्द कर देता है हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट पाता है पूरी जांच में कि एक्ट में कहीं भी प्रोविजन नहीं था कि ईसी अपनी शक्तियां वीसी को नियुक्तियों के लिए दे सकती है। और अब इसी बिना पे एसएफआई ने मांग की है कि सारी की सारी नियुक्तियों की जांच हो, क्योंकि मेरिट को दरकिनार किया गया है नियुक्तियों में। और एसएफआई का आरोप है कि एक दल विशेष के लोगों को तरजीह दी गई है, ये आयोग जांच करे। लेकिन सुक्खू सरकार 1.5 साल से इस मामले में खामोश है, जबकि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने ये बड़े मुद्दे बनाए थे, लेकिन अब मौन है सभी मुद्दों पे। इसी तरह से सरदार वल्लभ
भाई पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की नियुक्तियां भी संदेह के घेरे में है। वहां तो आरटीआई से वहां भी बहुत कुछ लिया गया है, जानकारियां ली गई हैं। तो ये जांच कब होगी? नहीं होगी तो जनहित याचिका एक और दायर करेगी एसएफआई, और फिर न्यायालय से ही इसका फैसला हो पाएगा। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।